नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम पर, जहां पर कि हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के सेकंड चैप्टर पर। सबसे पहले हम जानेंगे सेकंड चैप्टर बात किस चीज़ की करना चाह रहा है हमसे। इसका शीर्षक है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। क्या मतलब है इसका? आखेटक खाद्य संग्रहण। पहले समझें आखेटक किसे कहते हैं। आखेटक हम कहते हैं शिकारी को, और दूसरा है खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब है जंगल के फल फूल का खाद्य का संग्रहण करना। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मानव है शिकार करेगा और जंगल से फल फूल का संग्रहण करेगा, तो इस प्रकार की जीवन पद्धति को जिएगा। और ये जो पाठ बात करता है, इस जीवन पद्धति से वह भोजन उत्पादन के स्तर तक पहुंच गया। यानी कि भोजन उत्पादन का मतलब है दोस्तों, वह कृषि तक पहुंच गया, यानी कि वह कृषि का विकास की अवस्था तक पहुंच गया। तो अगर इसे और थोड़ा गहराई से समझा जाए तो दोस्तों हम जानते हैं, अगर भारत में जंगली जीवन और आखेटक और खाद्य संग्राहक की बात की जाए तो यह हमें पाषाण काल में देखने को मिलता है। तो ये पाठ बात करता है पाषाण काल के ही अंदर होने वाले संक्रमण अथवा परिवर्तन के अध्ययन की, क्योंकि पाषाण काल के अंतर्गत ही हमें मानव जो है आखेटक नजर आता है, और इसी के अंतर्गत हमें मानव कृषि के विकास की अवस्था तक भी पहुंच गया। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के अंतर्गत जो पाषाण काल आता है, इसे 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, ये जो पुरापाषाण काल है, यहाँ पर मानव जो है पूर्ण रूप से आखेटक है, साथ ही खाद्य संग्राहक भी है। अब यहां समझना है कि ये जो मध्य पाषाण काल है, ये संक्रमण की अवस्था है। यहाँ पर हमें मानव आखेटक भी नजर आता है और खाद्य संग्रह भी नजर आता है, और यहाँ पर हमें मानव कृषि भी कुछ मात्रा में करने लगता है, जैसे कि आदमगढ़ और बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ इंसान कृषि के विकास तक पहुँच चुका था। अगर देखा जाए तो ये जो पाठ बात करता है, ये करता है पुरापाषाण काल से लेकर के नवपाषाण काल तक जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके अध्ययन की। क्योंकि दोस्तों जो हम इतिहास कहते हैं ना, इतिहास का मतलब ही परिवर्तन का अध्ययन है। तो आप इस चीज को समझें कि एनसीईआरटी किस प्रकार से अध्ययन को प्रोत्साहन करती है। ये जो पूरा हेडलाइन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये चूँकि एक परिवर्तन के अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। और दोस्तों जब नवपाषाण काल में कृषि का विकास हमें देखने को मिलता है, ये कई तत्वों को जन्म देता है, जैसे कि स्थायी निवास के साथ साथ यह बर्तन। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर देखा जाए तो कृषि का जब विकास हुआ तो वो सिर्फ एक आर्थिक साधन ही नहीं थी, एकमात्र जीविका का साधन बेहतर नहीं हुआ, इसने सांस्कृतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। तो इसने सांस्कृतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। तो दोस्तों इस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या कोशिश की है कि जो पुरापाषाण काल है उसे वह आखेटक और खाद्य संग्राहक के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा है, और जो नवपाषाण काल है उसे कृषि के विकास के साथ समझाने की कोशिश करेगा। तो चलिए आइए अब हम अध्ययन करते हैं इस पाठ का। सबसे पहले तो ये बात करती है बुक 20 लाख साल पहले जो मानव था आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक और खाद्य संग्राहक के हम समझ चुके हैं। आखेटक यानी कि शिकार करना, खाद्य संग्राहक जंगल के फल फूलों को संग्रहित करना। तो ये जो मानव था घूमता फिरता रहता था एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके कारणों की बात की गई है। तो क्यों एक जगह से दूसरे स्थलों पर यह
स्थान अपने बदलता था एक जगह से दूसरी जगह तक भोजन की तलाश के लिए, क्योंकि हम जानते हैं एक स्थान पर लंबे समय तक जीवन व्यतीत करने से उसके संसाधनों में कमी हो सकती है। तो इसीलिए यह कोशिश करता था कि जब एक जगह के संसाधन कम हो तो दूसरी जगह जाया जाए। ठीक। दूसरा है मवेशी। जो मवेशी होते थे वह चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उनके ऊपर जो निर्भर होते थे शिकारी, तो उनके पीछे पीछे शिकार की खोज में यह एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ भ्रमण करते थे। समझ पाए आप। और तीसरा है फल फूल अलग अलग मौसम के अनुसार ही उगते थे, जो कि हम जानते हैं कि कुछ रबी की फसलें हैं तो कुछ खरीफ की जो हमें आज देखने को मिलती है। उस समय पर रबी खरीफ की फसलें तो थी नहीं, लेकिन फिर भी जो जंगल में जो उत्पाद होते थे जिनका मानव संग्रहण करता था वो एक मौसम के अनुसार पैदा होते थे, तो इसीलिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलता था। चौथा कारण बताया जाता है जो झीलें थीं, नदियाँ थीं, उनमें पानी कई जगह ऐसा कुछ झीलें और नदियाँ ऐसी थीं जो बारिश के ऊपर निर्भर करती थीं, तो इस कारण से इंसान भ्रमण करता रहा था। तो ये 4 कारण हैं जो एनसीईआरटी बताती है कि इंसान भ्रमण क्यों करता था। इन्हें आप याद रखिएगा। अगला है कि आरंभिक मानव का जो साक्ष्य है वो हमें कैसे जानकारी मिलती है। तो जो जानकारी के जो स्रोत हैं आखेटक व संग्राहक की जानकारी पुरातत्वविदों द्वारा मिलती है। पत्थर, हड्डियों, लकड़ी के औजारों का प्रयोग, पत्थर के उपकरण आज भी उपलब्ध हैं। और इसकी एक खास बात यह है कि जब भी हम अध्ययन करते हैं पुरातत्वों को आधार बना करके, तो हम इस आधार पर करते हैं जहाँ पर कि हमें पत्थर मिले हैं, कहीं लकड़ी मिली है, हड्डियों के औजार मिले हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी हमारे यहाँ जब मानव शिकारी था और आखेटक यानी कि शिकारी मतलब आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, तो वहाँ पर हमें मानव के अवशेष नहीं पाए गए हैं, लेकिन मानव जिन उपकरणों का इस्तेमाल करता था हमें उनके अवशेष पाए गए हैं। उनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। अब ये बात की जा रही है यहाँ पर कुछ स्थलों की। तो स्थलों से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे कि भारत में जो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे उनके बारे में, जैसे कि हम ऊपर समझ चुके हैं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमारे यहाँ पर पाषाण काल का दरअसल मतलब क्या होता है? पाषाण काल का दोस्तों मतलब ये होता है कि पत्थर यानी कि प्रस्तर के उपकरणों का इस्तेमाल करना, पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल करना। जहाँ तक हम पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम पाषाण काल कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं हम इसे स्टोन एज। और इस स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। दोस्तों पुरापाषाण काल है इसको हम प्लास्टोसीन युग कहते हैं और मध्य पाषाण काल को हम होलोसीन कहते हैं। नवपाषाण काल ये वो समय है जहाँ पर कि कृषि का विकास हो चुका था। पुरापाषाण काल को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, निम्न, मध्य और उच्च। मध्य पाषाण काल होलोसीन युग था। दोस्तों होलोसीन युग एक वह समय था जहां बर्फ जो थी वह धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रही थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि होलो प्लास्टोसीन जो था इसका मतलब ये है कि चारों तरफ बर्फ का जमा रहना, यानी कि ये जो समय था पुरापाषाण काल का ये बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते बर्फ हटना शुरू हुई। तो बर्फ हटना शुरू हुई तो घास के मैदान आए, तो उन पर जीवन निर्वाह करने वाले जो जानवर हैं हमें वो देखने को मिलते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं जो मनुष्य था उसके अंदर भी गतिशीलता बढ़ी। अब कृषि के विकास की संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं और जो हथियार थे उनके अंदर भी एक तकनीकी परिवर्तन हमें इस समय पर देखने को मिलता है। जैसे कि इस समय पर क्या होता है कि जहाँ इंसान जो मनुष्य था वह काफ़ी छोटे हथियारों का इस्तेमाल करने लगा, जिसमें कि वह लकड़ी, पत्थर, हड्डी इनका इस्तेमाल करने लगा और वह बड़े बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। नवपाषाण काल तक आते आते कृषि का हमें पूर्ण रूप से विकास देखने को मिलता है। हालांकि मध्य पाषाण काल में भी कुछ स्थलों से हमें कृषि का विकास देखने को मिलता है, जैसे कि आदमगढ़ और बागौर। ये 2 वह स्थल हैं जहाँ से कि हमें कृषि का सबसे पहले साक्ष्य देखने को मिलता है। कृषि के तौर पर यहाँ इन दोनों स्थलों से हमें पशुपालन देखने को मिलता है। अगर हम भारत में बात करें आखेटक व खाद्य संग्राहकों की, भारत में ऐसे कौन से स्थल हैं जहाँ पर ये पाए गए हैं?
तो इन्हें हम समझेंगे इस मैप के माध्यम से। सबसे पहले तो हम समझेंगे पुरापाषाण कालीन स्थल कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं होसंगी और कुरनूल की गुफाएं। होसंगी और कुरनूल की गुफाएं पुरापाषाण कालीन स्थल हैं। और भीमबेटका भी पुरापाषाण कालीन स्थल है, जो कि नर्मदा घाटी में स्थित है, एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। इस स्थल को आपको अच्छे से याद रखना है। और दूसरा, अगर हम देखें नवपाषाण कालीन स्थल, तो उत्तर पश्चिम में आपको एक स्थल नजर आएगा मेहरगढ़। ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। बुर्जहोम कश्मीर में है। दोनों ही नवपाषाण कालीन स्थल हैं। यहाँ से मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ को काफ़ी अच्छे से याद रखना है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और साथ ही चिरांद, कोल्डीबा, महागरा, यह भी नवपाषाण कालीन स्थल है। और दाउजल हेडिंग भी नवपाषाण कालीन स्थल है। हल्लूर भी नवपाषाण कालीन स्थल है। पयमपल्ली भी नवपाषाण कालीन स्थल है। और इनके अतिरिक्त जो महापाषाणिक स्थल हैं दक्षिण में है आदि चन्नालूर, ब्रह्मगिरी। तो ये कुछ स्थलों की बातें की गई हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आगे अगर हम थोड़ा सा भीमबेटका की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं भीमबेटका काफ़ी एक प्रमुख स्थल है। भीमबेटका पुरापाषाण काल से भी जुड़ा हुआ है, मध्यपाषाण काल से भी जुड़ा हुआ स्थल है भीमबेटका। तो ये जो भीमबेटका स्थल है, यहाँ गुफाएं मिली हैं जहाँ पर के कंदराएं भी हैं। अब कंदराएं क्या होती हैं, तो आप ये देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये जो बने हुए हैं ऐसे स्थल जैसे कि, तो इन्हें हम कंदराएं कहते हैं। तो आओ देखते हैं ये इनकी क्या विशेषता हुआ करती थी। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। और भीमबेटका जो स्थल है जहाँ से शैल चित्रकला पाई गई है, पुरापाषाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर दीवारों पर चित्र मिले हैं। ठीक, इसे याद रखना है। आगे चलते हैं अब हम पुरास्थल। पुरास्थल की अगर हम बात करें तो हम चर्चा कर चुके हैं कि ऐसे उपकरण जिनका मानव इस्तेमाल करता था और आज जो पाए जाते हैं, जैसे औजार है, बर्तन है, इमारत इत्यादि के अवशेष, जो वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए, तो ये होते हैं पुरास्थल। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो जो अध्ययन का स्रोत है वो लिखित साहित्यिक है और दूसरा है पुरातात्विक। अगर हम आग की खोज की बात करें तो एनसीईआरटी इसके बारे में हमें जानकारी देती है। आग की जो खोज है इसकी हमें कुरनूल की गुफाओं से जानकारी मिलती है। अब कुरनूल की जो गुफाएं हैं ये एक प्रकार से पुरापाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से राख के अवशेष हमें पाए गए हैं। दोस्तों, जो हमें ये एनसीईआरटी बताती है कि जो आग का जो उपयोग है वो प्रकाश के लिए किया जाता था, मांस को भूनने के लिए किया जाता था और जानवरों को दूर भगाने के लिए किया जाता था। तो 3 उपयोगों की यहाँ बात की जा रही है, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। अगला है नाम और तिथियां, जिनकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। ये कुछ नहीं है, ये बात करता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइमिंग जो बताई जाती है, दोस्तों एक बात याद रखना, ये जो इनका तिथि है यह अलग अलग स्रोतों में इनकी तिथियां बदल जाती हैं। तो एनसीईआरटी की जो तिथियां हैं वो आपको याद रखना है। तो पाषाण काल का मतलब हम समझ चुके हैं पत्थर, और पुरा का मतलब है प्राचीन, और पुरापाषाण का मतलब है प्राचीन पत्थर। और पुरापाषाण का जो एक समय है 20 लाख से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक है। पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल। और जो मध्यपाषाण काल का जो टाइम है 12,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व है, 12,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व है। और जो नवपाषाण काल का जो टाइम है 10,000 से शुरू होता है। अब हमें यहाँ समझना क्या है कि ये जो बात करती है मध्यपाषाण काल है, इसे माइक्रोलिथिक कहते हैं। माइक्रोलिथिक हम इसे क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग होने लगा, छोटे छोटे पक्षियों का जिससे शिकार या छोटे जानवरों का शिकार करना संभव हुआ। और नवपाषाण काल यानी कि जहाँ से हमें कृषि का विकास देखने को मिलता है। माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण काल कहा जाता है। माइक्रोलिथिक को लघु पाषाण काल कहा जाता है। और यहाँ पर हमें जो औजार के तौर पर हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। ठीक, आगे है नवपाषाण युग। 10,000 साल पहले इसकी शुरुआत होती है। अब तक तो हमने ये समझा आखेटक और खाद्य संग्राहक के जीवन के बारे में। अब हम समझते हैं, जैसा कि हमने समझा कि एक परिवर्तन के अध्ययन की बात की जा रही है इस चैप्टर के अंतर्गत, तो बदलती जलवायु की। जब जलवायु बदलेगी तो वह कृषि के विकास की संभावनाओं को पैदा करेगी। और जो बदलती हुई जलवायु है, ये जो शुरू होती है वह मध्य पाषाण काल में शुरू होती है, यानी कि माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण काल। और ये जो समय था ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से इसे हम होलोशीन युग कहते हैं। और इसी युग में मनुष्य ने पशुपालन और कृषि दोनों को शुरू किया। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है, तो इसके बारे में कुछ चर्चा की जा रही है। जैसे कि अनुमान लगाया जाता है कि जो पहले मनुष्य था, पहले जंगली जो उत्पाद होते थे उन पर निर्भर रहता था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने देखा होगा कि यह कैसे बड़े हो रहे हैं, किस प्रकार से बीज उग रहा है। तो इसी प्रकार से उसने धीरे धीरे इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया और एक समय तक आते आते उसने पालतू जानवरों को पालतू बनाया और साथ ही उसने फसलों को भी पैदा करना शुरू किया। तो ये कुछ खास नहीं है। और अगर देखा जाए तो एक तथ्य आपको याद रखना है, जो सबसे पहला जो पालतू जानवर है वो कुत्ते का पूर्वज था। ठीक है, अब एक जानकारी आपको याद रखनी है, बसने की प्रक्रिया का मतलब क्या है। बसना हम किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई है किताब के माध्यम से। तो ये बताता है पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना को ही हम बसना कहते हैं, किसी एक जगह पर, यानी कि पौधे उगाना और जानवरों की देखभाल करना। व्यक्ति की यही चयन की जो प्रक्रिया है इन्हीं जंगली जानवरों व जंगली पौधों से अलग करती है। यानी कि व्यक्ति को कौन से जानवरों की देखभाल करनी है व्यक्ति इसका चयन करेगा, और कौन सा पौधा उगाना है उसका भी चयन करेगा। और जिससे कि यही उसकी जो प्रक्रिया होती है उन्हें जंगली पेड़ों या जंगली जानवरों से अलग कर देती है। अगर हम बात करें कृषि की, तो हम जानते हैं जैसे ही कृषि का विकास होता है तो एक नई पद्धति का जन्म होता है, एक नई संस्कृति का जन्म होता है। चूँकि जब कृषि का विकास हो रहा था तो वो अपने साथ कई परिवर्तनों को भी जन्म देता है। अगर हम बात करें अनाज के उपयोग की, तो इसका उपयोग किया जाता था बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, और भंडारण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। जानवर चलते फिरते खाद्य संग्राहक थे, बिल्कुल थे, क्योंकि वह उनसे हम भेड़, बकरी, गाय, इनसे हम जो उनका उत्पाद है जैसे कि दूध, वह प्राप्त कर सकते थे। और साथ ही इनका कृषि में भी उपयोग हो सकता था। ठीक, अब आता है स्थायी जीवन की ओर। जैसा कि हमने समझा कि जब मनुष्य ने जलवायु परिवर्तन होता है तो कृषि की शुरुआत होती है। तो कृषि की शुरुआत के साथ ही अब इंसान घूम तो नहीं सकता, अब एक जगह रह करके उसे खेती करनी होगी। तो जो स्थायी जीवन है वो हमें देखने को मिलता है। इसका जो एक साक्ष्य हमें मिलता है स्थायी जीवन का, वह हमें बुर्ज होम से देखने को मिलता है। बुर्ज होम कहाँ पर है? बुर्ज होम दोस्तों नवपाषाणकालीन स्थल है, और ये कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो यहाँ पर गड्ढे के नीचे घर बनाते थे यहाँ के लोग, जिसे गर्तावास कहते थे, और इस पर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। और दोस्तों इस समय पर हमें ओखली और मूसल के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, और ओखली और मूसल ये दोनों वर्तमान समय में भी कुछ पीसने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्थायी सेटलमेंट जो है हमें इस समय तक देखने को मिलता है। ये नवपाषाणकालीन हथियार के उपकरण हैं जो कि पत्थर के बने हैं, आप देख सकते हैं। हमने जाना स्थायी सेटलमेंट, और स्थायी सेटलमेंट के बाद में कुछ हमें बर्तन भी देखने को मिलते हैं, अलंकृत बर्तन देखने को मिलते हैं।
नवपाषाण काल में आते आते अलंकृत बर्तन देखने को मिलते हैं। हालांकि मध्यपाषाण काल में भी हमें बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। इनका जो प्रयोग था चीज़ों को रखने के लिए और खाना पकाने के लिए किया जाता था, तो यहाँ से यही हमें जानकारी मिलती है। और थोड़ा सा केस स्टडी, अंतिम जो टॉपिक है इसके अंतर्गत वह केस स्टडी है मेहरगढ़ के बारे में। दोस्तों, मेहरगढ़ एक नवपाषाण कालीन स्थल है बुर्जहोम की तरह, और यह बोलन दर्रे के करीब था जो कि ईरान जाने के मार्ग में पड़ता था। यहाँ पर जौ, गेहूं, भेड़, बकरी, सबसे पहले इनका जो पशुपालन और जो कृषि है हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जानवरों की यहाँ से हमें हड्डियां भी मिली हैं। और हिरण, सूअर के भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। और जो घर हुआ करता था मेहरगढ़ में, चौकोर और आयताकार दोनों ही रूप में पाया गया है। कहते हैं कि जो आयताकार है जहाँ पर सरदार रहते थे, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ सरदार और यहाँ सामान्य लोग रहते थे। अब एक प्रकार से देखा जाए तो समाज के अंतर्गत व्याप्त असमानता को उद्घाटित करता है। और साथ ही यहाँ से मेहरगढ़ से कुछ कब्र भी पाई गई हैं, जो मृतकों के साथ कब्र में बकरी को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। परलोक में मृतक के खाने की परिकल्पना की एक जो जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए, प्रश्न बनता है कि कब्रों से हमें पारलौकिक जीवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगला है दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि जो कृषि है, कृषि ने एक संस्कृति को पैदा किया। कैसी संस्कृति को पैदा किया कृषि ने? स्थायी सेटलमेंट को पैदा किया उसने। नंबर 2, बर्तन देखने को मिलते हैं। नंबर 3, हमें कब्र, जिनके अंतर्गत खाने पीने की चीज़ें, कुछ वस्तुएं भी रखी जाने लगी, जो कि पारलौकिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। और कुछ इस चित्र पर कुछ जानकारियां दी गई हैं, जो कि ये जो चित्र है फ्रांस की एक गुफा का चित्र है, जो कि 20,000 साल पहले 20,000 साल से